सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर, एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज हम पढ़ने वाले हैं किस टॉपिक के बारे में? आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि आपको पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में कौन सा चैप्टर एंड किया? मैंने प्रीवियस लेक्चर में मानव के पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कर दिया है? एंड कर दिया है, उसको जो है ओवर कर दिया है। उसी पर्टिकुलर चैप्टर के बाद हम अब नए चैप्टर की तरफ लीड कर रहे हैं, और ये भी ह्यूमन फिजियोलॉजी का, मानव के कार्यकी का, फिजियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम में हम जो है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दैट विल अबाउट ब्लड, हम केवल रक्त के बारे में पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट पोर्शन होगा, वो हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड करके हम इस चैप्टर को जो है कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। एक जो पोर्शन होगा, एक जो पार्ट होगा, वो पूरा कंप्लीट ब्लड का होगा, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के ब्लड सेल्स के बारे में हम देखेंगे, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, ब्लड क्लोटिंग का प्रोसेस क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जो है डिफरेंट टाइप्स के वेरियस फॉर्म ऑफ ब्लड ग्रुप्स की बात करेंगे, रक्त समूह की बात करेंगे। और हार्ट वाले टॉपिक में हम हार्ट के एक्सटर्नल, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हार्ट जो है कैसे वर्क करता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल की बात करेंगे। और लास्ट टॉपिक जो होगा हमारा, वो होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित कौन कौन से डिजीज ऐसे होते हैं जिनको हमें स्टडी करना होता है। ठीक है, तो इन सभी बेसिक पॉइंट्स को हम जो है यहाँ पे इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, सर्कुलेटरी सिस्टम को। और इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टडी करेंगे, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो कि आपको पता भी होना चाहिए, कि सर्कुलेटरी सिस्टम को हम हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए, यहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम कह दें या फिर इसी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, इसे ही कहा जाता है परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं इसे हिंदी में कहते हैं परिसंचरण तंत्र। तो हम यहाँ पे परिसंचरण तंत्र या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है परिसंचरण या सर्कुलेटरी, इसका मीनिंग क्या होता है, और कौन कौन से वो पदार्थ होते हैं, कौन कौन से वो सब्सटेंस होते हैं जिनका यहाँ पर इस सिस्टम, इस तंत्र के माध्यम से कंडक्शन और संवहन होने वाला है, या फिर यूँ कहें कि परिसंचरण या सर्कुलेशन होने वाला है। पहले हम उन सभी पदार्थों को पढ़ लेते हैं जिनका यहाँ पे क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से क्या होने वाला है, यहाँ पे सर्कुलेशन होने वाला है, परिसंचरण होने वाला है। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं बेसिकली किस किस पदार्थ का होता है। इन पदार्थों में सबसे ऊपर जो मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, ये क्या है? ये होते हैं ब्लड, या फिर बेसिकली ये किस में आते हैं? बॉडी फ्लूइड में आते हैं। ठीक है, मैंने कहा बॉडी फ्लूइड, जो भी हमारे शरीर में फ्लूइड कंडीशन में जो भी सब्सटेंस होते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दैहिक द्रव्य। क्या कहते हैं इसे? दैहिक द्रव कहते हैं। तो इन सभी प्रकार के पदार्थों का क्या होने वाला है? सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के माध्यम से यहाँ पे ये कंडक्शन शो करने वाले हैं। देखिए, बॉडी फ्लूइड के साथ साथ, मैंने कहा दैहिक द्रव के साथ साथ, यहाँ पे और किस किस पदार्थों का यहाँ पे सर्कुलेशन होता है? बॉडी फ्लूइड के साथ साथ यहाँ पे जो है रेस्पिरेटरी सब्सटेंस की अगर बात करते हैं, जो भी श्वसनीय पदार्थ होते हैं, गैसेज जो होते हैं, तो गैसों के जो है विनिमय में भी ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कर सकता है? हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कहा अगर हम किसकी बात करें, अगर हम यहाँ पे रेस्पिरेटरी, किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे रेस्पिरेटरी गैसेस की बात करें, तो रेस्पिरेटरी गैसेस जो भी होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? इसे हम हिंदी में कहते हैं श्वसनीय गैस। क्या कहते हैं इसे कहते हैं श्वसनीय जो गैस होते हैं, उसके विनिमय में, उसके एक्सचेंज में भी क्या करते हैं? मैंने कहा ये गैस जो होते हैं उसके विनिमय में या फिर एक्सचेंज में भी ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे बॉडी फ्लूइड के साथ साथ
हमने क्या लिया है, रेस्पिरेटरी गैसेस को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। रेस्पिरेटरी गैसेस के साथ साथ और कौन कौन से पदार्थ हैं, तो मैंने कहा यहाँ पर इसी सिस्टम के माध्यम से कुछ अमाउंट में, थोड़ी बहुत मात्रा में उत्सर्जी पदार्थों का भी क्या होने वाला है, परिसंचरण होने वाला है। और यहाँ पे हम ले रहे हैं नेक्स्ट कैटेगरी जो सब्सटेंस का है वो क्या है, मैंने कहा ये है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। क्या है ये, मैंने कहा ये है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं, मतलब यहाँ पे थोड़े बहुत अमाउंट में जो है उत्सर्जी पदार्थ, किसकी बात कर रहे हैं, उत्सर्जी पदार्थ की बात कर रहे हैं। उत्सर्जी पदार्थ का भी क्या होने वाला है, मैंने कहा यहाँ पे कंडक्शन होने वाला है। देखिए वन मोर टाइम हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं परिसंचरण तंत्र, लेकिन यहाँ पे सर्कुलेशन या परिसंचरण किन प्रकार के पदार्थों का होता है, तो मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि बॉडी में जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो लिम्फ वाला पार्ट हो, लसिका वाला भाग हो, या ब्लड या फिर रक्त वाला पार्ट हो, वो बॉडी फ्लूइड में हम कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे रेस्पिरेटरी गैसेस का भी क्या होता है, जो भी यहाँ पे श्वसन से संबंधित गैसेस होते हैं उसका विनिमय भी पॉसिबल होता है। और कुछ अमाउंट में, सम अमाउंट में ये क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस या उत्सर्जी पदार्थों के परिसंचरण में भी अपना इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में इन सभी बेसिक पॉइंट के साथ अब हम यहाँ पे इसी टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, या फिर इस सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को जो है सीक्वेंसली सीरीज वाइज जो है एक व्यवस्थित ऑर्डर से पढ़ना है, स्टडी करना है। हम ये स्टडी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें और सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है, देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कितने टाइप्स की बात करेंगे, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, मैंने कहा ये 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और इनके प्रकार में देखिए हम कौन कौन से जो हैं टाइप्स को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप हम स्टडी करेंगे ये क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टाइप जो होता है स्टूडेंट, बेसिकली इसे हम कहते हैं ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है ब्लड वेस्क्यूलर। ठीक है, क्या कहते हैं, ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम कहते हैं। देखिए रक्त संवहन तंत्र इसे हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है रक्त संवहन तंत्र। मैंने कहा रक्त संवहन तंत्र में स्पेशली हम ब्लड के कंडक्शन की बात करते हैं। तो जो 2 कैटेगरी है, जो 2 प्रकार के यहाँ पे जो सिस्टम है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम में जो 2 कैटेगरी है, एक तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, उसमें हमारा क्या हो गया, फर्स्ट कैटेगरी हो गया रक्त संवहन तंत्र। यहाँ पे सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं। देखिए ये जो सेकेंड कैटेगरी है इसमें हम क्या ले रहे हैं, इसमें हम लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। क्या लेते हैं, मैंने कहा इसमें हम लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में बेसिकली यहाँ पे किसका होने वाला है, मैंने कहा लिम्फेटिक, मैंने कहा यहाँ पे देखिए लिम्फेटिक सिस्टम में लसिका का क्या होने वाला है, संवहन होने वाला है। तो यहाँ पे हम लसिका के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे, जबकि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे कौन सा सिस्टम आता है, यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम आता है। देखिए 2 श्रेणी में या 2 कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। मैंने कहा कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मैंने कहा ये CS से मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। CS मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के 2 प्रकार होते हैं जो हमें इस टॉपिक में कवर करना है। हमें पढ़ना है यहाँ पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में, रक्त संवहन तंत्र के बारे में, और किसके बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना है लसिका तंत्र के बारे में, जिसे हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, लसिकीय तंत्र कहते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम स्पेशली किसकी बात करते हैं स्टूडेंट, रक्त संवहन तंत्र की बात करते हैं, तो रक्त संवहन तंत्र में हम किस किस टॉपिक को इंक्लूड करते हैं या फिर क्या क्या रक्त संवहन तंत्र में आते हैं, हम इसकी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ही हम किसको काउंट करने वाले हैं, हार्ट को काउंट करने वाले हैं, मतलब यहाँ पे हृदय को काउंट करने वाले हैं। हृदय भी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का ही पार्ट होता है। हृदय के साथ साथ ब्लड के हार्ट के साथ साथ यहाँ पे जो सेकेंड कंपोनेंट जो कि यहाँ पे इसी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में आते हैं, ये क्या होता है, रक्त होता है, ब्लड होता है। ब्लड के साथ साथ यहाँ पे और क्या आता है, मैंने कहा ब्लड के साथ साथ यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ही आते हैं। देखिए
मैंने आपको क्या क्या बताया, ये हार्ट के बारे में बताया, ब्लड के बारे में बताया, या ब्लड वेसल्स के बारे में बताया कि ये तीनों ही प्रकार के जो कैटेगरीज हैं हम यहाँ पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में काउंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर स्पेशली लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें, लिम्फेटिक सिस्टम में हम किस किस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टडी करते हैं या फिर इसमें क्या क्या सम्मिलित होता है। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं लिम्फ के बारे में, मतलब लसिका के बारे में, तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ आते हैं। देखिए लिम्फ के साथ साथ यहाँ पे और क्या आते हैं, मैंने कहा लिम्फ के साथ साथ यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स आते हैं। क्या आते हैं, मैंने कहा यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल्स आते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स के साथ साथ यहाँ पे और क्या आने वाला है, देखिए लिम्फेटिक वेसल्स आ गया, इसमें लिम्फ आ गया, और यहाँ पे जो है लिम्फ नोड भी इसी ही कैटेगरी यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम में ही आते हैं। मैंने कहा यहाँ पे लिम्फ नोड, लिम्फ नोड क्या होता है, लिम्फ नोड्स को हम कहते हैं हिंदी में क्या, इसे कहते हैं लसिका ग्रंथि। क्या कहते हैं, लसिका ग्रंथि कहते हैं। तो देखिए इन सभी पर्टिकुलर पार्ट के बारे में हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लिम्फ के बारे में हमें पढ़ना है, लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में पढ़ना है, और लिम्फ नोड के बारे में हमें पढ़ना है। इसी ही चैप्टर में हम इन सभी बातों को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मेजर पार्ट जो इस चैप्टर का कौन सा होता है, मैंने कहा ये हार्ट वाला पार्ट होता है। ठीक है, हार्ट के बारे में यहाँ पे मेजरली मुख्य रूप से हमें स्टडी करना होगा, और साथ साथ हमें यहाँ पे जो है ब्लड के बारे में मुख्य रूप से स्टडी करना होगा, और साथ साथ यहाँ पे हार्ट और ब्लड के साथ साथ थोड़ा बहुत जो पॉइंट है हमें लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है। अब देखिए आपको ये एलिमेंट्री आइडिया लग गया कि हम इस चैप्टर में किस किस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे। मैंने यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है। अब सीधे लीड करते हैं कि अगर हम यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लासिफाई करें या फिर इसका वर्गीकरण देखें किस बेसिस पे, कि यहाँ पे ब्लड का फ्लो जो है वो किस प्रकार से हो रहा है, तो ब्लड के फ्लो के मैकेनिज्म, उसके क्रियाविधि के आधार पर हम सर्कुलेटरी सिस्टम को अगेन 2 टाइप्स में क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। लेकिन इस बार इस क्लासिफिकेशन, इस वर्गीकरण का आधार क्या है, मैंने कहा इस बार इस क्लासिफिकेशन का बेस है कि ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ फ्लोइंग ऑफ ब्लड, कि ये जो ब्लड है वो किस प्रकार से जो है प्रवाहित होते हैं। क्या ये ओपनली प्रभावित होते हैं, मतलब यहाँ पे, या फिर ये किसी प्रकार के डक्ट के माध्यम से, किसी जो है चैम्बर के माध्यम से ये प्रभावित होते हैं। तो ब्लड का फ्लो किस प्रकार से हो रहा है, प्रवाह किस प्रकार से हो रहा है, इस आधार पे हम ब्लड या फिर ये सर्कुलेटरी सिस्टम को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने कहा देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, सपोज मैंने यहाँ पे लिया सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके 2 टाइप्स की बात करने वाले हैं। यहाँ से भी बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चन आपको मॉड्यूल्स में दिखाई देने को मिल सकते हैं। एनसीईआरटी में भी इस पॉइंट को इंक्लूड किया गया है। देखिए मैंने कहा सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, मैंने कहा यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम, और देखिए यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसको अगेन मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। मैंने आपको कहा कि यहाँ पे ब्लड के फ्लो के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, मैंने कहा यहाँ पे रक्त के प्रवाह के बेसिस पे हम यहाँ पे कितने कैटेगरी में यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पे ब्लड के फ्लो के बेसिस पे या फिर रक्त के प्रवाह के बेसिस पे इस सर्कुलेटरी सिस्टम को हम अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने टाइप्स में, मैंने कहा 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें जो वेरी फर्स्ट टाइप होता है स्टूडेंट, ये क्या होता है, देखिए इसमें जो वेरी फर्स्ट टाइप होता है इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को मैंने यहाँ पे CS से रिप्रेजेंट कर दिया है। इसका मीनिंग क्या है कि खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र। क्या है ये, इसका मीनिंग होता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट टाइप क्या है, दूसरा जो प्रकार होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो क्या होता है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सेकेंड टाइप जो होता है इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं यहाँ पे क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहेंगे, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बिल्कुल हम बेसिक से पॉइंट को
डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद डायरेक्टली हम लीड करेंगे ब्लड के बारे में। देखिए यहाँ पे जो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, हम इन दोनों के बीच में किस तरह से इस है आपस में विभाजित कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे अगर हम किसकी बात करें, यहाँ पे अगर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे ब्लड का फ्लो कैसे होता है हम ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो रक्त का प्रवाह होने वाला है, जो ब्लड का फ्लो होने वाला है, वो कैसे होता है, मैंने कहा ये ओपनली होता है। कैसे होता है, ये ओपनली होता है या ओपन चैम्बर में होता है, एक खुले प्रकार के चैम्बर में होता है। और इस प्रकार के ब्लड के फ्लो को हम ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन कहते हैं या फिर खुले प्रकार का परिसंचरण कहते हैं। अब ये ओपन चैम्बर जो है, इसे और क्या कह सकते हैं, इसी ओपन चैम्बर को हम कहते हैं साइनस। चैम्बर को हम कह सकते हैं कोस्ट या साइनस। साइनस के लिए ही और कौन सा टर्म हम यूज कर सकते हैं, इसी को कहा जाता है लैक्विनी। क्या कहते हैं इसे ही कहते हैं लैक्विनी। लैक्विनी का मतलब क्या होता है, सम टाइप ऑफ कैविटी, कुछ प्रकार के गुहा जिसमें यहाँ पे खुले प्रकार से क्या होते हैं, रक्त का परिसंचरण होता है। अब देखिए मैंने कहा ये ओपन चैम्बर में होता है, तो ये खुले प्रकार के अगर चैम्बर में यहाँ पे ब्लड फ्लो होते हैं, तो सीधे यहाँ पे एक सिंगल सा स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सेल से टिश्यू में क्या होता है। मैंने कहा यहाँ पे सेल से टिश्यू में मतलब कोशिका से ऊतक में जो ब्लड का फ्लो है वो ओपन टाइप का हो रहा है, ये ओपन चैम्बर में होता है। ओपन चैम्बर को ओपन साइनस कह सकते हैं या फिर इसे लैक्विनी कह सकते हैं। अब सीधे हम बात करते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। देखिए ये जो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जाता है, इसमें ये कहा जाएगा कि इस प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पे इस प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का फ्लो किस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो होता है वो ओपन चैम्बर में ना हो करके एक क्लोज चैम्बर में होता है। क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पे बंद प्रकार के चैम्बर में होता है। यहाँ बोला मैंने ये जो है क्लोज चैम्बर में यहाँ पे क्या होने वाला है, ब्लड का फ्लो होने वाला है। अब ये क्लोज चैम्बर क्या क्या होते हैं, मैंने कहा देखिए ये क्लोज चैम्बर में हम अगर एग्जाम्पल डिस्कस करें, मैंने कहा अब यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है वो कहाँ होगा, मैंने कहा हार्ट में होगा। कहाँ होगा, हृदय में होगा। हृदय के साथ साथ ये और कहाँ हो सकता है, मैंने कहा ये ब्लड वेसल्स में होगा। किस में होगा, ये ब्लड वेसल्स में होगा। बिल्कुल सिंपल सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या, मैंने कहा क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का फ्लो, इसका सर्कुलेशन एक क्लोज चैम्बर में होता है, बंद प्रकार के कोस्ट में होता है। एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये हार्ट के थ्रू हो सकता है या फिर किसी न किसी ब्लड वेसल्स के थ्रू हो सकता है। अब सीधे यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस करना होता है हमें कि हमें यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल की बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है, यहाँ पे हम किस एग्जाम्पल की बात करते हैं कि ये जो ओपन टाइप खुले प्रकार का परिसंचरण होता है, ये सामान्य रूप से जो है हमें लोअर एनिमल्स में देखने को मिलता है। किसमें, मैंने कहा जो भी निम्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं उसमें लोअर एनिमल्स में ओपन टाइप का ब्लड का क्या होगा, सर्कुलेशन होगा। यहाँ पे लोअर एनिमल्स में हम किस किस को काउंट कर सकते हैं, मैंने कहा यहाँ पर ही हम अगर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं तो हम अगर किसकी बात करें, हम यहाँ पे ऑर्थ्रोपोडा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ऑर्थ्रोपोडा की बात करते हैं। मतलब आप जानते हैं कि ऑर्थ्रोपोडा में ही क्या आता है, इसी ऑर्थ्रोपोडा में हम जानते हैं कि इसी में इंसेक्ट्स आते हैं। तो कीट की बात करते हैं, इंसेक्ट्स की बात करते हैं। इंसेक्ट्स में भी जो ब्लड का फ्लो होता है वो क्या होता है, सेल से टिश्यू में ओपन चैम्बर में होता है। तो लोअर एनिमल्स ऑर्थ्रोपोडा ले लिया। इसके साथ साथ मैंने जब आपको एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ाया था वहां पर हमने इकाइनोडर्मेटा जो है इस पर्टिकुलर फाइलम की भी बात की थी। तो हम यहाँ पे लेते हैं इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो ये इकाइनोडर्मेटा जो है इसमें भी क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पे ओपन टाइप का जो है ब्लड का सर्कुलेशन होता है। और ऑल द टाइप्स ऑफ लोअर एनिमल्स इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। सीधे यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अगर हम क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर ये क्या कहा जाएगा, यहाँ पर ये जो होता है हार्ट और ब्लड वेसल्स के थ्रू होने वाला जो यहाँ पे सर्कुलेशन होता है, इसमें हम कौन कौन से एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं। मैंने कहा देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हायर एनिमल का। किसका, मैंने कहा यहाँ पे हमने ले लिया हायर एनिमल्स जो होते हैं, इसको हमने क्या कर लिया, इसमें इंक्लूड कर लिया है। और देखिए
देखिए मैंने कहा यहाँ पे इकायोडर्मेटा के साथ साथ मोलस्कन्स भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांशतया मोलस्कन्स में ओपन टाइप का होता है, कुछ मोलस्कन्स में क्या होते हैं, क्लोज टाइप के होते हैं। तो आपको जो मोलस्का के जो मेंबर होते हैं उसके बारे में भी ये पॉइंट लर्न करना है। हायर एनिमल्स में हमने ले लिया, स्पेशली यहाँ पे मेमल्स की बात करेंगे, या फिर हमने ले लिया यहाँ पे ये किस में देखने को मिलता है, रैबिट में, या फिर यहाँ पे मेमल्स में हम बात करें यहाँ पे ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में भी किस प्रकार का जो है रक्त का परिसंचरण या ब्लड का सर्कुलेशन होने वाला है, किस प्रकार से, क्लोज टाइप का ही सर्कुलेशन होता है। इसीलिए ह्यूमन बींग्स में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसमें या तो हार्ट के थ्रू होने वाला है ब्लड का कंडक्शन, या फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू यहाँ पे रक्त का प्रवाह होने वाला है। देखिए मैंने आपको क्या क्या डिस्कस किया है, इसको हम वन मोर टाइम रिवाइज कर लें, उसके बाद डायरेक्टली हम लीड करेंगे कि ब्लड, रक्त क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। लेकिन मैंने जो अभी आपको बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग विद दिस पर्टिकुलर न्यू चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया है, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें किस प्रकार के पदार्थों का क्या होता है, मैंने कहा कंडक्शन होता है या सर्कुलेशन होता है। इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर किया है बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के साथ साथ यहाँ पे रेस्पिरेटरी गैसेस की बात करते हैं, तो कुछ प्रकार के श्वसनीय जो गैस हैं उसके विनिमय में, उसके एक्सचेंज में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ साथ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस या उत्सर्जी पदार्थों का भी इसी सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से होता है क्या, परिसंचरण। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी कहा भी कि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसको टू टाइप्स में हम जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम की बात करेंगे। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या आता है, हार्ट, ब्लड आते हैं, ब्लड वेसल्स आते हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम में क्या आता है, लसिका तंत्र में मैंने कहा इसमें लिम्फ आते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स आते हैं और लिम्फ नोड आते हैं। ठीक है, इन सभी पॉइंट को डिस्कस करने के साथ मैंने आपको ये भी बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लो ऑफ द ब्लड इट कैन बी, सर्कुलेटरी सिस्टम कैन बी कैटेगराइज इनटू टू पर्टिकुलर कैटेगरी। एंड व्हाट इज इट, फर्स्ट जो है यहाँ पे है ओपन टाइप और सेकेंड क्या है, क्लोज टाइप। हमने ये देखा कि इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और साथ साथ हमने इन दोनों ही कैटेगरी से संबंधित एग्जाम्पल की भी क्या की, बात की। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट था, इस चैप्टर का एक समरी आप इसे मान सकते हैं, जिसके बारे में हमें इन सभी पॉइंट को डिस्कस करना है डिटेल में, एडवांस लेवल पे, पीक लेवल पे हमें डिस्कस करना है। अब सीधे हम लीड करने वाले हैं। अब जो है बेसिकली मैंने जैसा कि आपको कहा कि इस चैप्टर को हम टू हाफ्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। एक में हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, एक में पढ़ेंगे स्पेशली हार्ट के बारे में, थोड़ा बहुत जो अमाउंट होगा वो हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करने वाला हूं इस ब्लड के बारे में कि ये ब्लड आखिर क्या होता है, इससे संबंधित जो भी बेसिक पॉइंट मुझे आपको प्रोवाइड करना है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये क्या है, ब्लड है। देखिए यहाँ पे ब्लड, आप जानते हैं ब्लड को क्या कहेंगे, ब्लड को कहते हैं रक्त। अब देखिए यहाँ पे ब्लड को डिफाइन करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक चार्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ, एक जो है टेबल प्रोवाइड करने वाला हूँ, और इस टेबल के थ्रू आप ये समझ पाएंगे कि हम किस प्रकार से ब्लड को डिफाइन कर सकते हैं, ये ब्लड होता क्या है। देखिए ब्लड के लिए सिंपली बुक में ये लिखा जाता है कि ब्लड जो है वो क्या है, मैंने कहा ये एक फ्लूइड है। ये क्या है, एक फ्लूइड है, या फिर ये कहें ये किस प्रकार का टिश्यू होता है, किस प्रकार का ऊतक होता है। तो ये कहते हैं कि ये जो है ये ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। किस प्रकार का टिश्यू होता है, मैंने कहा एक संयोजी ऊतक तो होता है, लेकिन किस प्रकार का संयोजी ऊतक, तो हम इसमें कहते हैं ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो देखिए इसी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। पहले कुछ एक पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दूं कि ब्लड क्या होते हैं। मैंने कहा देखिए ब्लड जो होता है बुक में आपको लिखा मिल जाएगा, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या होते हैं ये, मैंने कहा ये जो है बेसिकली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे क्यों बोलते हैं। यहाँ पे एक टेबल के थ्रू मैं आपको इसका समरी प्रोवाइड करने वाला हूँ। मतलब ये एक प्रकार का जो है तरल संयोजी ऊतक होते हैं। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं कि ये रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अब ये एक टेबल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि संयोजी ऊतक क्या होते हैं,
इसके बारे में पहले आपको पता होना चाहिए, तभी हम ये समझ सकते हैं कि ब्लड क्या होता है। देखिए यहाँ पे स्पेशली अगर ये पॉइंट डिस्कस करें कि ये जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो आखिर होते क्या है, या संयोजी ऊतक कैसे हम डिफाइन करना होता है। तो जब हम 11th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनिमल टिश्यू हिस्टोलॉजी जिसे कहते हैं, जंतु ऊतक का चैप्टर स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी स्टडी करना होता है। और संयोजी ऊतक में वहाँ पे हमें जो क्लासिफिकेशन देखना होता है वो क्या होता है, उसके बेसिस पे हम इस ब्लड को समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इसी को आप इस चार्ट के माध्यम से समझ पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू से। किससे हम स्टार्ट करते हैं? अगर यहाँ पे स्टूडेंट हम किसकी बात करें, यहाँ पे हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। आप जानते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहते हैं? मैंने कहा इसको संयोजी ऊतक कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? संयोजी ऊतक कहते हैं। और इस कनेक्टिव टिश्यू को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कितने कैटेगरी में? यहाँ पे संयोजी ऊतक को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। और ये कैटेगरी कौन कौन से होते हैं? मैंने कहा यहाँ पे देखिए कनेक्टिव टिश्यू जो है इसके 2 कैटेगरी कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी होता है स्टूडेंट, ये क्या होता है? मैंने कहा इसे हम डिवाइड करते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कहते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट कैटेगरी होता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्पेशलाइज्ड। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। देखिए कनेक्टिव टिश्यू को मैंने यहाँ पे सीटी से रिप्रेजेंट कर दिया है ताकि शॉर्ट फॉर्म में आपको मालूम होना चाहिए। मैंने यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और नेक्स्ट कैटेगरी क्या लिया है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू लिया है। अब देखिए इस स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या कह सकते हैं? इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं विशिष्टीकृत। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। क्या कहते हैं इसे? विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक कहते हैं। अब देखिए ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को अगेन हम कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? मैंने कहा इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कितने कैटेगरी में? मैंने कहा इसको अगेन हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। और ये कौन कौन सा होता है? ये जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसका जो फर्स्ट कैटेगरी है इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को मैंने यहाँ पे सिंपली सीटी से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी एक कैटेगरी तो हमने डिस्कस किया कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और जो नेक्स्ट कैटेगरी होता है स्टूडेंट इसे क्या कहते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ यहाँ पे हम नेक्स्ट कैटेगरी लेते हैं सपोर्टिव। क्या है? मैंने कहा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। 2 प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू को मैंने किस कैटेगरी में लिया है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू या विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक में मैंने इसको कंसीडर किया है। और अभी मैंने आपको एक बेसिक सा पॉइंट प्रोवाइड किया था कि ये जो ब्लड क्या होता है, मैंने कहा ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो यहाँ पे ये स्टडी करना होता है इसी पर्टिकुलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कि यहाँ पे ये होते क्या है। तो आपने ये देखा कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक में भी किस प्रकार का ऊतक है? मैंने कहा विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और इसी में तो क्या आते हैं? यहाँ पे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी आता है, इसी में और क्या आते हैं? मैंने कहा यहाँ पर सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू भी आते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं यहाँ पे ये डिस्कस करना होता है कि सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में हम किस टॉपिक को स्टडी करते हैं और इस पर्टिकुलर तरल संयोजी ऊतक में हमें कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करना होता है। देखिए पहले हम यहाँ पे बात कर लें कि सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आता है। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं? यहाँ पे बॉन्स की बात करते हैं। विभिन्न प्रकार के अगर अस्थियों की बात करें, बॉन्स की बात करें, और बॉन्स के साथ साथ यहाँ पे और हम किसकी बात करते हैं? यहाँ पे कार्टिलेज की बात करते हैं। किसकी? कार्टिलेज की बात करते हैं। देखिए बॉन्स को आप सभी जानते हैं, क्या कहते हैं इसे हिंदी में? इसे कहा जाएगा अस्थि। क्या कहते हैं इसे? अस्थि कहते हैं। और कार्टिलेज को क्या कहते हैं? कार्टिलेज को जो है उपास्थि कहते हैं। देखिए ये सारे कंसेप्ट हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें इस चैप्टर को या फिर किसी भी चैप्टर को जो कि बायोलॉजी से बिलोंग करता है उसे एज अ थ्योरी स्टडी नहीं करना है। थ्योरेटिकल वे या थ्योरेटिकल अप्रोच हमारा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये सारे पॉइंट जो हैं वो कंसेप्ट से भरे हुए हैं। आपको इन सभी पॉइंट को तभी आप समझ सकते हैं एंटायरली जब आप इन सभी कंसेप्ट के बारे में आपका जब अगर बेसिक जो है स्ट्रॉन्ग
रहेगा तो ही आप समझ पाते हैं। लेकिन अगर सिंपली अगर मैं ये बोलूं कि मैं अगर आपको सीधे ब्लड के बारे में ये बताता कि ये ब्लड क्या होते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, तो इसीलिए इस बेसिक पॉइंट को हमें पहले डिस्कस करना होगा, उसके बाद हम ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो मैंने कहा यहाँ पे देखिए सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आते हैं, उपास्थि और अस्थि, बोन्स और कार्टिलेज आते हैं। इसके बारे में तो हमें इस चैप्टर में स्टडी नहीं करना है, हमें केवल करना है किसके बारे में, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब देखिए इस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आता है मैं आपको ये बताने वाला हूं। इसको भी हम कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए कौन कौन सा होता है। कैटेगरी है ये क्या है स्टूडेंट, मैंने कहा फर्स्ट कैटेगरी है ब्लड, और सेकेंड कैटेगरी क्या है, इसी में ही फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ही क्या आता है, मैंने कहा यहाँ पे लिम्फ आता है। क्या आता है, लिम्फ आता है। अब देखिए मैंने कहा यहाँ पर ब्लड को क्या कह सकते हैं, मैंने कहा इसको रक्त बोल दिया, लेकिन यहाँ पे अगर हम लिम्फ की बात करें इसको क्या कहेंगे, इसे कहेंगे लसीका। क्या कहेंगे, लसीका कहेंगे। तो आपको ये देखने को मिला कि लसीका और रक्त से ही क्या मिलकर बना हुआ है, या फिर ये कहें कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें किस किस टॉपिक को डिस्कस करना होता है, ब्लड और लिम्फ के बारे में डिस्कस करना होता है। ठीक है, अब ये जो ब्लड है इसको अगेन हम कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। देखिए ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड में होते हैं ब्लड सेल्स। क्या होते हैं, मैंने कहा ब्लड में जो है रक्त कोशिकाएं होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, और ब्लड सेल्स के साथ साथ यहाँ पे ब्लड में और क्या होता है, ब्लड में जो है यहाँ पे नेक्स्ट कंपोनेंट होता है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं इसे प्लाज्मा कहते हैं। तो देखिए ब्लड में या तो ब्लड सेल्स होते हैं या फिर क्या होते हैं, मैंने कहा प्लाज्मा होते हैं। लेकिन यहां पे आपको यह पता होना चाहिए कि टोटल ब्लड का, आई रिपीट कि टोटल ब्लड का ये जो ब्लड सेल्स होता है वो कितना परसेंट पार्ट होता है, मैंने कहा टोटल ब्लड का 45% पार्ट जो होता है वो ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, लेकिन टोटल ब्लड का 55% पार्ट क्या होता है, 55% पार्ट क्या है, प्लाज्मा होता है, जिसके बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है। इन्हीं ब्लड सेल्स और प्लाज्मा के बारे में हमें इस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में डिस्कस करना है, जबकि सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द मूवमेंट एंड लोकोमोशन। गति और गमन ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही चैप्टर होता है, उसमें हमें बोन्स और कार्टिलेज के बारे में स्टडी करना है। बट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ओनली ब्लड। और आपने ये देखा कि ब्लड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड में क्या क्या आते हैं। मैंने कहा ब्लड में जो है एक फर्स्ट कंपोनेंट है ब्लड सेल्स, और ये टोटल ब्लड का 45% होता है, और ब्लड का जो सेकेंड कंपोनेंट होता है वो जो कि टोटल ब्लड का 55% होता है, ये क्या है, ये है प्लाज्मा। ठीक है, अब देखिए यहां पे स्पेशली अगर ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स को अगेन हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरी में, मैंने कहा ब्लड को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और ये क्या क्या होता है, मैंने कहा देखिए ब्लड सेल्स को ही 2 कैटेगरी में, जो फर्स्ट कैटेगरी है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ब्लड कप सेल्स। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा ब्लड कप सेल्स कहा जाएगा। और जो सेकेंड कैटेगरी है इसी ब्लड सेल्स में क्या आते हैं, मैंने कहा देखिए ब्लड कप सेल्स, और यहां पे हमें स्टडी करना होता है प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, हम यहां पे डिफरेंट टाइप्स के ब्लड कप सेल्स के साथ साथ प्लेटलेट्स के बारे में हमें क्या करना होता है, स्टडी करना होता है। देखिए यहां पे प्लाज्मा के बारे में मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मा क्या है। एक पॉइंट तो आपको ये मालूम चल गया कि प्लाज्मा जो है टोटल ब्लड का 55% पार्ट होता है, लेकिन ये है क्या, मैंने कहा ये एल्केलाइन फ्लूइड होता है, एक क्षारीय द्रव है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और यहां पर अगर क्षारीय बोल रहे हैं तो पीएच किस रेंज में वेरी करेगा, पीएच का जो मान है यहां पर प्लाज्मा के लिए मोर देन 7 कंसिडर किया जाता है। और ये एक प्रकार का क्या है, मैंने कहा ये एक प्रकार का येलो नॉन लिविंग फ्लूइड होता है। ठीक है, एक येलो या फिर ये कहें कि पीले रंग का द्रव है। तो देखिए मैंने कहा ये लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। क्या है, मैंने कहा ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इसी प्लाज्मा में, इसी लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड में ये ब्लड सेल्स तैरते रहते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ब्लड में प्लाज्मा उसका जो है लिक्विड वाला पार्ट होता है, और इसी लिक्विड पार्ट के सरफेस पे, उसी के सतह पर ब्लड सेल्स तैरते रहते हैं। और ब्लड सेल्स भी क्या होते हैं, ब्लड कप सेल्स में डिवाइड होते हैं और प्लेटलेट्स में डिवाइड होते हैं। देखिए जनरली बुक में जो है ब्लड सेल्स और ब्लड कप सेल्स को एक ही दिया हुआ होता है, लेकिन अगर हम ऑथेंटिक बुक की बात करें तो ब्लड सेल्स को अगेन हम आगे फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं, जो कुछ एक बहुत
माइक्रो साइज के, बहुत ज़्यादा टिनी साइज के, मैंने कहा टिनी साइज के जो ये सेल्स होते हैं इसे हम कब सेल्स बोलते हैं। सेल्स को यहाँ पे कहते हैं कोशिकाएं, और इसमें भी बहुत छोटी आकार की कोशिकाओं की बात करें तो इसे कहेंगे कणिकाएं। क्या कहेंगे इसे कहेंगे कणिकाएं कहेंगे, और कणिकाएं जो हैं वहाँ पे ब्लड कप सेल्स जो हैं उसमें आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिक्विड पार्ट के बारे में मैंने बताया आपको, और इसका कलर क्या बताया, इसका कलर बताया कि ये कैसे होते हैं, ये येलोविश होते हैं। और येलोविश तो होते हैं लेकिन ये फ्लूइड है, ये लिक्विड है, तो ये फ्लूइड या फिर लिक्विड किस प्रकार के नेचर के हैं, किस नेचर के हैं, मैंने कहा ये एल्केलाइन नेचर के हैं। किस प्रकार के हैं, ये सारे जो हैं द्रव कंसीडर किए जाते हैं एल्केलाइन फ्लूइड होते हैं। ठीक है, अब देखिए इतने सारे पॉइंट को डिस्कस करने के साथ हम सीधे लीड करते हैं कि हमें इसमें और क्या पढ़ना है। अगर यहाँ पे स्पेशली ब्लड कप सेल्स की बात करें तो कितने प्रकार के ब्लड कप सेल्स के बारे में हमें स्टडी करना होता है। देखिए यहाँ पे हम 2 टाइप्स के ब्लड कप सेल्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे। ब्लड कप सेल्स में 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, मैंने कहा फर्स्ट हम स्टडी करेंगे आरबीसी के बारे में। किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। और नेक्स्ट जो ब्लड कप सेल होगा जिसके बारे में हमें स्टडी करना है दैट विल अबाउट डब्ल्यूबीसी। यहाँ पे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में हमें क्या करना है, कंप्लीट स्टडी करना है। देखिए ये आरबीसी की बात करें तो इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे कहते हैं रेड ब्लड कप सेल्स। क्या कहेंगे इसे बोलेंगे रेड ब्लड कप सेल्स कहेंगे। ठीक है, तो रेड ब्लड कप सेल्स, यहाँ पे आप अब सेल्स ना बोलें, सेल्स लोअर क्लास के बुक में जो होता है गिवन होता है, अब आपको कर्व सेल्स बोलना है। ठीक है, तो आरबीसी का यहाँ पे आरबीसी को क्या कहते हैं, आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड कप सेल्स। लेकिन अगर हम यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की बात करें इसको हम क्या कह सकते हैं, अब इसे हम कह सकते हैं व्हाइट ब्लड कप सेल्स। क्या कह सकते हैं इसे, व्हाइट ब्लड कप सेल्स कह सकते हैं। अब मुझे आप एक बात बताएं कि यहाँ पे जो है अगर स्पेशली किस पॉइंट को डिस्कस करें कि ये आरबीसी को रेड ब्लड कप सेल्स तो कह दिया, लेकिन इसके अलावा इसको और क्या कहा जाता है। देखिए आरबीसी को जो है बेसिकली और क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आरबीसी को ही कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं इसको, आरबीसी को ही इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ठीक है, और इसी इरिथ्रोसाइट को हमने कह दिया आरबीसी या फिर रेड ब्लड कप सेल्स। जहाँ पे भी आपको बायोलॉजी में इरिथ्रो नजर आए तो वहाँ पे कलर क्या होता है, ऑलवेज रेड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इरिथ्रो का मीनिंग क्या होता है, रेड होता है। अब देखिए हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, हमारा टॉपिक आने वाला है आरबीसी का। अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। जिस तरह से मैंने आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहा है वैसे ही डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, मैंने कहा डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। अब देखिए प्लेटलेट्स को हम क्या कह सकते हैं, प्लेटलेट्स जो हैं इसका जो है नेम क्या होता है, मैंने कहा इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कहा जाता है इसे, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। इस एक पर्टिकुलर चार्ट के माध्यम से आपने ये देखा कि हमें इस टॉपिक में, इस ब्लड वाले टॉपिक में कौन कौन से सब टॉपिक्स को डिस्कस करना है। देखिए यहाँ पे हम वन मोर टाइम इन सभी पॉइंट को अगर डिस्कस कर लें कि हमने यहाँ पे क्या क्या बात की है ब्लड में। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा ब्लड क्या होता है, ब्लड के लिए मैंने कहा ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यहाँ पे ये तरल संयोजी ऊतक होता है। लेकिन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को समझने से पहले मैंने आपको एक चार्ट प्रोवाइड किया। इस चार्ट के माध्यम से आप ये समझ पाए कि किस तरह से कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक को फर्दर डिवाइड किया जाता है। देखिए आपने यहाँ पे देखा कि कनेक्टिव टिश्यू आर फर्स्टली इनिशियली डिवाइडेड एंड क्लासिफाइड इनटू 2 बेसिक कैटेगरी। द फर्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड द सेकेंड इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम कहते हैं विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो ब्लड है या तो ये क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, या फिर ये क्या है, मैंने कहा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। लेकिन अगर हम सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो उसमें केवल 2 टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं, मैंने कहा बोन्स और कार्टिलेज, जो कि हमें इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, इसे हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। मैंने कहा देखिए अब स्पेशली ब्लड की बात करते हैं। तो ब्लड जो है इसके कितने कंपोनेंट, मैंने कहा ब्लड के कंपोनेंट होते हैं 2। ब्लड में क्या क्या हो सकता है, मैंने कहा इसमें ब्लड सेल्स हो सकते हैं और प्लाज्मा हो सकता है। ब्लड का जो प्लाज्मा वाला पार्ट है वो इसका लिक्विड और फ्लूइड वाला पार्ट होता है, जो कि एल्केलाइन नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। अब देखिए यहाँ पर इसका कलर क्या होता है, येलोविश कलर होता है।
अब देखिए यहाँ पर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका येलो कलर जो है आखिर क्यों होता है। लेकिन इससे पहले देखिए मैंने आपको कहा कि हमें ब्लड सेल्स में क्या डिस्कस करना होता है। मैंने कहा यहाँ पे ब्लड सेल्स में हमें ब्लड कप सेल्स के बारे में पढ़ना होता है और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना होता है। ब्लड कप सेल्स में हमें 2 टाइप्स के ब्लड कप सेल्स के बारे में पढ़ना होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को क्या कहते हैं? रेड ब्लड कप सेल्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड कप सेल्स कहते हैं, मतलब लाल रक्त कणिकाएं एवं श्वेत रक्त कणिकाएं की बात करते हैं। साथ साथ यहाँ पे आरबीसी को ही क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, हमें इतने सारे टॉपिक्स को इस चैप्टर में क्या करना है? स्टडी करना है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। पहले हम पढ़ेंगे ये जो ब्लड वाला पार्ट है, इस ब्लड वाले पार्ट के जो ये आपको प्लाज्मा दिखाई दे रहा है, प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल अबाउट द ब्लड सेल्स। उसके बाद हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? ब्लड सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन इस चैप्टर, इस पर्टिकुलर जो है ब्लड को हम सीधे स्टार्ट करने वाले हैं। इसका मेजर पार्ट क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो हम ये देखते हैं कि ये प्लाज्मा जो है हमें किस प्रकार से हम स्टडी कर सकते हैं प्लाज्मा को। देखिए प्लाज्मा में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, हम ये देखते हैं कि हमारा अब जो ब्लड का ही कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए प्लाज्मा के बारे में कौन कौन से पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। मैंने आपको प्लाज्मा के बारे में इनिशियली क्या बताया? मैंने आपको प्लाज्मा के बारे में इनिशियली ये बताया कि ये जो प्लाज्मा है वो कौन सा पार्ट होता है। मैंने कहा ये ब्लड का फ्लूइड वाला पार्ट होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट होता है। टोटल ब्लड का कितना परसेंट होता है? मैंने कहा टोटल ब्लड का 55% होता है। आपने ये भी स्टडी कर लिया। अब प्लाज्मा के बारे में और कौन कौन से पॉइंट हमें स्टडी करना है। देखिए प्लाज्मा जो होता है बेसिकली इसके लिए पीएच की जो वैल्यू है वो क्या है? मैंने कहा पीएच की वैल्यू मोर देन 7 है। तो इसका अब नेचर क्या हो गया? मैंने कहा इसका नेचर हो गया एल्केलाइन। क्या हो गया? मैंने कहा ये एल्केलाइन नेचर के हो गए, या फिर आप इसे सिंपली कह सकते हैं कि ये अब क्षारीय प्रकृति के हो गए। किस प्रकृति के? मैंने कहा अब ये क्षारीय प्रकृति के हो गए, एल्केलाइन नेचर के हो गए। हम इतने सारे बेसिक पॉइंट के साथ अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं प्लाज्मा के बारे में। इतना तो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। अब देखिए प्लाज्मा जो है इसमें क्या कहा जाता है कि प्लाज्मा जो है बेसिकली इसके कंपोजिशन से पहले एक और पॉइंट स्टडी करते हैं कि इसका कलर क्या होता है। मैंने अभी बताया इसका कलर क्या होता है। मैंने कहा यहाँ पे इसका कलर होता है येलो। ये कैसे होते हैं? ये येलो होते हैं। लेकिन यहाँ पे येलो कलर आखिर किस पिगमेंट या किस वर्णक की उपस्थिति और प्रेजेंस की वजह से ये प्लाज्मा जो है हमें येलो दिखाई देते हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे अगर हम येलो कलर की बात करते हैं तो प्लाज्मा का येलो कलर किस प्रकार के वर्णक की उपस्थिति की वजह से होता है, किस प्रकार के पिगमेंट के प्रेजेंस की वजह से होता है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर जो इसका कलर येलो दिखाई देता है वो जिस पिगमेंट की वजह से होता है इसे कहते हैं यूरोबिलिनोजन। क्या कहते हैं इसे? मैंने कहा यूरोबिलिनोजन कहा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा आखिर वो पिगमेंट कौन सा है जिसकी उपस्थिति के कारण प्लाज्मा का जो कलर होता है वो कैसा होता है। मैंने कहा ये जो है येलो कलर के होते हैं। तो वो कौन सा है? मैंने कहा ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिनोजन टाइप ऑफ पिगमेंट इनटू द प्लाज्मा कलर इज येलो। ठीक है, इसका कलर क्या होता है? येलो होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस पॉइंट को डिस्कस करने के बाद अब हमें क्या पढ़ना होता है कि प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या है। ठीक है, हम ये स्टडी करने वाले हैं कि अगर हम किसकी बात करें, अगर हम यहाँ पे प्लाज्मा के कंपोजिशन की बात करते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं, या प्लाज्मा जो है मैंने कहा कंपोजिशन की बात करने वाले हैं। प्लाज्मा जो है इसका संगठन क्या होता है। मैंने कहा इसका केमिकल कंपोजिशन या फिर इसका हम रासायनिक, ठीक है, हम इसके रासायनिक संगठन की बात करने वाले हैं कि प्लाज्मा जो है उसका रासायनिक संगठन क्या होता है। देखिए मैंने कहा कि अगर हम प्लाज्मा के रासायनिक संगठन की बात करते हैं, केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, तो उसमें क्या कहा जाता है स्टूडेंट? इसमें यह कहा जाता है कि इसके रासायनिक संगठन या फिर केमिकल कंपोजिशन में क्या क्या प्रेजेंट होता है। पहले हम ये बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी प्रकार के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उसको वन बाय वन क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम वाटर की बात करते हैं। किसकी बात करें? यहाँ पे हम H2O की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर H2O जो है वो किस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं? मैंने कहा यहाँ पे टोटल प्लाज्मा का मैंने कहा 90 से लेकर के 92 92 ठीक है। मैंने कहा 90 से 92 वाला जो पार्ट होता है, परसेंटेज वाला पार्ट होता है टोटल प्लाज्मा का, वो तो क्या होता है? केवल वाटर होता है। ठीक है, मैंने कहा ये देखिए, मैंने कहा 90 to 92% पार्ट ऑफ टोटल प्लाज्मा इज मेड अप विद द वाटर। इसके साथ साथ यहाँ पे और क्या प्रेजेंट होता है? देखिए इसके साथ साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? मैंने कहा यहाँ पे इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। क्या होते हैं? मैंने कहा यहाँ पे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मतलब इसे आप जानते हैं हिंदी में क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अकार्बनिक लवण। क्या कहेंगे इसे कहेंगे यहाँ पे अकार्बनिक लवण भी पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम स्पेशली बात करते हैं कि ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट इस प्लाज्मा में प्रेजेंट है, तो आखिर इस इनऑर्गेनिक सॉल्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, मैं आपको ये डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए इसके इनऑर्गेनिक सॉल्ट और इस इनऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है? मैंने कहा यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? मैंने कहा यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आयंस प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम इस आयंस की बात करते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे कौन कौन से आयन प्रेजेंट हो सकते हैं, तो इन आयंस में हो सकता है कि यहाँ पे सोडियम होता है, यहाँ पे पोटेशियम होता है, यहाँ पे कैल्शियम होता है, यहाँ पे सल्फेट आयन भी होते हैं। क्या होते हैं? मैंने कहा यहाँ पे सल्फेट आयन होते हैं। SO4 जो होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है फॉस्फेट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉस्फेट आयन भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे मैंने सीधे लगा दिया एक्सेट्रा। ये प्रकार के जो आयन होते हैं इसके इनऑर्गेनिक सॉल्ट में आयंस वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे और क्या प्रेजेंट होता है? मैंने कहा यहाँ पर जो है इसी इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में सॉल्ट्स, हम यहाँ पे स्पेशली अगर सॉल्ट्स की बात करें, यहाँ पे हम किसकी बात करें? लवण की बात करें। किस प्रकार के लवण यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मैंने कहा देखिए यहाँ पे अगर लवण वाले भाग की बात करते हैं तो यहाँ पे KCl प्रेजेंट होता है, पोटेशियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। पोटेशियम क्लोराइड के साथ साथ यहाँ पे सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे आप क्या कह सकते हैं? मैंने कहा देखिए यहाँ पे इसे हम कह सकते हैं क्या? NaCl के साथ साथ NaHCO3, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और इसी बाइकार्बोनेट में यहाँ पे जो है पोटेशियम का बाइकार्बोनेट भी क्या होता है? KHCO3 भी क्या होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इन सभी प्रकार के जो हैं यहाँ पे सॉल्ट भी पाए जा सकते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया है कि अगर हम कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा की बात करें, H2O कितना था? मैंने कहा 90 से 92% तो H2O है। इनऑर्गेनिक पार्ट की बात करते हैं तो अकार्बनिक लवण में यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं। आयंस के साथ साथ यहाँ पे सॉल्ट प्रेजेंट होता है। सॉल्ट में यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड के साथ साथ यहाँ पे मैंने सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, अलग अलग प्रकार के आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, सल्फेट आयन और फॉस्फेट आयन जैसे जो पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उसके इनऑर्गेनिक सॉल्ट का पार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इसके किस पार्ट के बारे में? यहाँ पे स्पेशली अब इसका जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर हम इसके ऑर्गेनिक पार्ट की बात करें, यहाँ पे किस भाग की बात करने वाले हैं? आप जानते हैं अब हम अकार्बनिक भाग के अलावा जो यहाँ पे कार्बनिक भाग जो होता है, हम इसके जो है कार्बनिक भाग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली इस यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक पार्ट की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है? देखिए इसी ऑर्गेनिक पार्ट में होता है प्रोटीन प्रेजेंट। क्या होता है? मैंने कहा यहाँ पर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे प्रोटीन्स की बात करते हैं कि जो प्रोटीन्स है वो आखिर जो है कितने, कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, उसका अमाउंट कितना होता है, मैं आपको ये बता दूं। देखिए यहाँ पे कौन कौन से प्रोटीन इसके ऑर्गेनिक पार्ट में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा के कार्बनिक भाग में प्रेजेंट होता है। इसमें भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल किस प्रोटीन की बात कर रहे हैं? एल्बुमिन। कौन सा प्रोटीन है? मैंने कहा हम जिस प्रोटीन की बात कर रहे हैं इसे कह रहे हैं एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक है, एल्बुमिन प्रोटीन का परसेंटेज आप 4% कंसीडर कर सकते हैं कि 4% तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एल्बुमिन प्रेजेंट होता है। 4% क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें वाटर तो 90 to
90 to 92% पार्ट है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें, अगर हम यहाँ पे सॉलिड पार्ट की बात करें, किसकी बात करें, सॉलिड पार्ट की बात करें, लिक्विड पार्ट तो यहाँ पे 90 से 92% हो गया, लेकिन सॉलिड पार्ट जो है यहाँ पे क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पे 8 to 10% सॉलिड पार्ट होते हैं। और इसी सॉलिड पार्ट में हम यहाँ पे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट को क्या कर रहे हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसको डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट प्रोटीन क्या है, मैंने कहा एल्बुमिन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट प्रोटीन जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये कौन सा है, मैंने कहा ग्लोब्यूलिन। कौन सा प्रोटीन, मैंने कहा यहाँ पे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है स्टूडेंट, बेसिकली इसका भी कौन सा फॉर्म होता है, मैंने कहा यहाँ पर अल्फा ग्लोब्यूलिन भी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे बीटा ग्लोब्यूलिन भी प्रेजेंट होते हैं। और बीटा ग्लोब्यूलिन के साथ साथ यहाँ पे जो है गामा या फिर ये जो यहाँ पे डेल्टा ग्लोब्यूलिन होता है ये भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो तीनों ही प्रकार के ग्लोब्यूलिन्स इसके ऑर्गेनिक पार्ट कार्बनिक भाग में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रोटीन की बात करें जो इसके ऑर्गेनिक पार्ट में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये होता है फाइब्रिनोजन। क्या होता है, फाइब्रिनोजन होता है। ठीक है, फाइब्रिनोजन के साथ साथ और क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा यहाँ पे एक और प्रकार का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट है, मैंने कहा यहाँ पे फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, ये दोनों ही प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं वो आखिर किस प्रकार के प्रोटीन कंसिडर किए जाते हैं। मैंने कहा ये दोनों ही प्रकार के प्रोटीन जिसे मैं फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन कह रहा हूं, ये दोनों प्रोटीन ब्लड में पाए जाने वाले, ब्लड क्लोटिंग के लिए पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं। किसके लिए, मैंने कहा ब्लड क्लोटिंग की बात करें, या फिर आप जानते हैं इसी को और क्या कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं रक्त स्कंदन। ठीक है, रक्त स्कंदन या फिर रक्त के थक्का बनने के प्रोसेस में जो दो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके बारे में हमें आने वाले टॉपिक्स में डिटेल में स्टडी करना है, वो कौन से होते हैं, ये फाइब्रिनोजन होते हैं और कौन से होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन होते हैं। ये दोनों प्रकार के प्रोटीन ब्लड क्लोटिंग फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसके प्रोटीन वाले पार्ट को तो कंप्लीटली डिस्कस किया, अब सीधे हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोटीन के अलावा और क्या प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन आपको ये बता दूं कि यहाँ पे ग्लोब्यूलिन्स जो हैं वो कितने परसेंट अमाउंट में हो सकता है, मैंने कहा ये जो है 2% हो सकता है। ठीक है, 2 से 2.5% यहाँ पे ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ पे एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन का ब्लड में रेशियो फाइंड करें, ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे देखिए अगर हम क्या फाइंड करें, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको मॉड्यूल्स में मिल जाएगा कि रेशियो ऑफ, ठीक है, अगर इन दोनों ही प्रकार के प्रोटीन एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन का रेशियो की बात करते हैं, ठीक है, रेशियो ऑफ एल्बुमिन एंड ग्लोब्यूलिन, हम देखते हैं यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे एल्बुमिन रेशियो विद द, हम ग्लोब्यूलिन देख रहे हैं। ठीक है, इन दोनों ही प्रकार के प्रोटीन का रेशियो होता है 2:1। क्या होता है, मैंने कहा इनका रेशियो होता है 2:1। ये हमारा क्या है, नोट पॉइंट है। आखिर हमने ये कैसे डिसाइड किया, ये जो मैंने आपको कहा कि ये जो यहाँ पे 8 to 10% पार्ट यहाँ पे सॉलिड पार्ट होता है और यहाँ पे 90 से 92% पार्ट जो होता है यहाँ पे इसका H2O से बना हुआ पार्ट होता है। तो इस सॉलिड पार्ट में भी जो ऑर्गेनिक पार्ट के रूप में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इसमें देखिए मैंने कहा एल्बुमिन तो टोटल प्लाज्मा का 4% पार्ट होता है, ठीक है, और ग्लोब्यूलिन होता है 2% पार्ट। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 4 और 2 का रेशियो को और सिंपलर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, 2:1 लिख सकते हैं। तो ब्लड में एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन का रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। अब देखिए अब डायरेक्टली हम लीड करते हैं इसी ऑर्गेनिक पार्ट में प्रोटीन के अलावा और क्या प्रेजेंट हो सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा यहाँ पे हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। ये हार्मोन्स जो हैं आखिर रिलीज जो है वो किस प्रकार के ऑर्गन या फिर ग्लैंड के द्वारा होते हैं। आप जानते हैं जिस पर्टिकुलर ग्लैंड के द्वारा हार्मोन्स का जो है रिलीज देखा जाता है, उसका स्त्रवण देखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं इसे कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया। अब देखिए हार्मोन के अलावा और क्या प्रेजेंट होता है, इसमें डाइजेस्टिव फूड प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा इसमें डाइजेस्टिव फूड भी प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव फूड क्या, मैंने कहा यहाँ पे जो पाचन के लिए जो भी पचित भोजन होते हैं या फिर डाइजेस्टिव फूड के कैटेगरी में हम कौन कौन से यहाँ पे सब्सटेंस
सब्सटेंस की बात करने वाले हैं। देखिए डाइजेस्टिव फूड के फॉर्म में यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, मैंने कहा यहाँ पे डाइजेस्टिव फूड के रूप में इस ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्लाज्मा में यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट हो सकता है। ग्लूकोज के साथ साथ मैंने कहा यहाँ पे एमाइनो एसिड क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। एमिनो अम्ल पाए जा सकते हैं। एमिनो अम्ल के साथ साथ यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोटाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं और भी ईटीसी लगा दिया एक्सेट्रा। यहाँ पे ये सभी प्रकार के पदार्थ डाइजेस्टिव फॉर्म के रूप में प्लाज्मा के ऑर्गेनिक पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो अब देखिए हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। हमने यहाँ पे प्रोटीन वाले पार्ट के बारे में बातचीत की। इसके बाद हमने हार्मोन्स जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज होते हैं, उसके बारे में देखा। फिर इसके थर्ड कंपोनेंट को हमने डिस्कस किया, दैट इज डाइजेस्टिव फूड। लेकिन इन सभी के साथ साथ यहाँ पे और क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पर कुछ एक एक्सक्रीटरी सब्सटेंस भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कुछ एक उत्सर्जी पदार्थ जो है वो भी यहाँ पे पाए जाने की पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा यहाँ पे एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जिसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। तो आखिर वो कौन से प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ हैं जो कि यहाँ पे प्लाज्मा के ऑर्गेनिक पार्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पर देखिए क्या क्या होता है। मैंने कहा यहाँ पर यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। यूरिया के साथ साथ यहाँ पे यूरिक एसिड का थोड़ा बहुत अमाउंट जो है प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पे एक और उत्सर्जी पदार्थ प्रेजेंट होते हैं, इसे कहते हैं क्रिएटिन। ठीक है, एक उत्सर्जी पदार्थ होता है क्रिएटिन, और एक और इसी से संबंधित टर्म होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्रिएटिनिन। क्या कहते हैं, क्रिएटिनिन। तो यहाँ पे क्रिएटिन भी होता है, क्रिएटिनिन भी होता है, साथ साथ यूरिया और यूरिक एसिड, ये सभी उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब देखिए हमने इसी के साथ इसका पर्टिकुलर जो भी एंटायर कंपोजिशन होता है उसे क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। एक और बार हम इन सभी पॉइंट को रिवाइज करने वाले हैं कि हमने प्लाज्मा में क्या क्या डिस्कस किया, इसके केमिकल कंपोजिशन में क्या क्या डिस्कस किया। देखिए मैंने आपको कहा कि प्लाज्मा इज द टोटल 55% पार्ट ऑफ द टोटल ब्लड, एज वेल एज इसका नेचर क्या होता है, यहाँ पे पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो एल्कलाइन नेचर के हो गए, बेसिक नेचर के हो गए। इट इज अ फ्लूइड एंड द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, एज वेल एज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिनोजन पिगमेंट, इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। इफ आई स्पेशली टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, तो आपने देखा कि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ H2O इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 90 to 92% पार्ट जो है इसमें H2O होता है। रेस्ट पार्ट 8 to 10% पार्ट शुड बी बिलोंग टू द सॉलिड पार्ट। इन दिस पर्टिकुलर सॉलिड पार्ट ऑफ प्लाज्मा यू कैन सी हियर इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड एज वेल एज ऑर्गेनिक पार्ट। हम यहाँ पे इनऑर्गेनिक सॉल्ट या अकार्बनिक लवण की बात करें तो अकार्बनिक लवण वाले भाग में प्लाज्मा में आयंस पाए जा सकते हैं। किस किस जो है यहाँ पे आयंस की बात करते हैं, यहाँ पर सोडियम आयन हो सकता है, पोटेशियम आयन हो सकते हैं, कैल्शियम, सल्फेट और फॉस्फेट आयन जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है अकार्बनिक लवण वाले भाग में। और यहाँ पे सॉल्ट्स, लवण भी पाए जाते हैं। लवण जो है वो कौन कौन से पाए जाने की संभावना है, मैंने कहा यहाँ पे ये पोटेशियम क्लोराइड हो सकते हैं, सोडियम क्लोराइड हो सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम यहाँ पे पोटेशियम बाइकार्बोनेट कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट भी प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे अब ऑर्गेनिक पार्ट के बारे में मैंने आपको बताया। ऑर्गेनिक पार्ट में प्रोटीन प्रेजेंट है, हार्मोन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे उत्सर्जी पदार्थ भी हो सकते हैं और डाइजेस्टिव फूड भी हो सकता है। प्रोटीन में एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो हैं इसमें पाए जाने वाले ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि ब्लड क्लोटिंग और रक्त के स्कंदन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ साथ यहाँ पे ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन का परसेंटेज मैंने आपको बताया, एल्बुमिन 4% होता है, ग्लोब्यूलिन 2% होता है टोटल ब्लड। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने रेशियो बताया आपको कि एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन का ब्लड में रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। इसके साथ हमने यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन्स की बात की, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस उत्सर्जी पदार्थ की बात की, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन और क्रिएटिनिन के बारे में हमने कहा। और डाइजेस्टिव फूड के फॉर्म में यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट हो सकते हैं, एमाइनो एसिड हो सकते हैं और न्यूक्लियोटाइड जैसे यहाँ पे पचित भोजन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट हमने इस लेक्चर में क्या डिस्कस किया, हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी का वन ऑफ द इंपोर्टेंट एंड बेस्ट चैप्टर स्टार्ट किया जो कि बहुत सारे
लॉजिक और कंसेप्ट के साथ हमने स्टडी किया है। हमने आज सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टार्ट किया, मैंने कुछ एक बेसिक पॉइंट प्रोवाइड किए, ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के साथ साथ लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना होता है हमने ये भी डिस्कस किया। लेकिन इसी के साथ साथ हमने क्या एक चार्ट देखा, चार्ट में हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा और वहाँ पे जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है उसी को मैंने कहा कि रक्त क्या होते हैं, एक तरल संयोजी ऊतक होते हैं, उसके अलग अलग घटक के बारे में देखा। और जो रक्त का जो 55% पार्ट प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा क्या है, इसके केमिकल कंपोजिशन में कौन कौन से ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और H2O कितना % पार्ट होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं दैट विल अबाउट द ब्लड सेल्स। अब हम रक्त कोशिकाओं की बात करेंगे। मैंने आपको ब्लड सेल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ाया हुआ है। मैंने आपको कहा कि इसमें ब्लड कप सेल्स के बारे में पढ़ना है और साथ साथ हमें प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अलग अलग प्रकार के ब्लड कप सेल्स, आरबीसी की बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे, साथ साथ हम प्लेटलेट्स की बात करेंगे। आफ्टर डिस्कसिंग द ब्लड कप सेल्स वी विल स्टडी अबाउट द ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस। रक्त स्कंदन के प्रोसेस के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में आपको किसी भी तरह के डाउट्स आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।